नमस्कार, मैं तेंजिन नोरबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपाद दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। OSTTL की अपडेट ने परमपाद दलाई लामा के घुटने की सर्जरी को सफल बताया। सिक्यों ने कहा, तिब्बती भारत के प्राचीन ज्ञान के संरक्षक है। स्वास्थ्य विभाग की कल पेमा त्सो ने दिल्ली अस्पताल के रिकवरी सेंटर का दौरा किया। काशक ने नई दिल्ली और जापान में नए प्रतिनिधियों की नियुक्ति की। तिब्बत लॉबी दिवस पर नैन्सी पेलोसी शामिल हुई। धर्म और संस्कृति विभाग ने धर्मशाला में तीसरे तिब्बती कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया। अमेरिका के संपर्क अधिकारी ने टैनमेन स्क्वायर निरहंसार के 37वें समर्णोत्सव में भाग लिया। वीटैग ने खाउचन महोत्सव का आयोजन किया। साप्ताहिक अवलोकन करुणा वर्ष का उत्सव। So today, His Holiness had a very successful knee surgery on his left knee. इस सप्ताह सोमवार को परमपाद दलाई लामा के कार्यालय ने नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बाएं घुटने की सर्जरी के बाद परमपाद के स्वास्थ्य पर एक अपडेट जारी किया। परमपाद दलाई लामा के निजी चिकित्सक डॉक्टर त्सेतिन सादुसांग, डॉक्टर तमदिन सेवांग, डॉक्टर त्सिरिंग लाडन और डॉक्टर तेंजी चिंडू ने परमपाद दलाई लामा के सचिव तेजिन तखला के साथ मिलकर घोषणा की कि परमपाद दलाई लामा की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और वह अच्छी आत्माओं में बने हुए हैं। So today, His Holiness had a very successful knee surgery on his left knee, and his right knee was done in New York in 2024. All the staff of the Apollo Hospital have been absolutely wonderful, and at the moment he's out of the recovery post-surgery and he's back in his room. अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर राजेश मनोहत्रा ने भी बाएं घुटने की सफल रिप्लेसमेंट सर्जरी की पुष्टि की और कहा, उनके इलाज के दौरान परमपाद की निजी चिकित्सा टीम और परमपाद दलाई लामा का कार्यालय अपोलो अस्पताल के प्रशासनिक और चिकित्सा कर्मचारियों के साथ निकट समन्वय में रहे। परमपाद की हालत स्थिर है और उनकी पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। उन्हें शुक्रवार 12 जून की सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्यों पेम्बा त्सिरिंग ने अपोलो अस्पताल में परमपाद दलाई लामा से मुलाकात की और तिब्बत टीवी के माध्यम से जनता को बताया कि परमपाद का स्वास्थ्य अभी भी उत्कृष्ट है। इस महीने के अंत में विस्तारित प्रवास के लिए लद्दाख प्रस्थान से पहले परमपाद दलाई लामा आगे आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए नई दिल्ली में TCV यूथ हॉस्टल में रहेंगे। परमपाद का जून 2024 में न्यूयॉर्क में दाहिने घुटने का सफल प्रतिस्थापन हुआ था। Okay, I'm not the Dalai Lama, obviously. But my name is Rufus Wainwright, and it's an honor to accept this recognition on behalf of His Holiness, the Dalai Lama, whose wisdom is at the heart of this work. Hasan Chindingi Banalo, the Teddy Crowns of the Pua Yombi Institute, Grammy Award. पिछले हफ्ते एक प्रतिष्ठित गोल्डन ग्रामोफोन पुरस्कार औपचारिक रूप से परमपाद दलाई लामा को उनके आवास पर उस्ताद अमजद अली खान, अमन अली बंगाश, अयान अली बंगाश और कबीर गिल सहगल द्वारा प्रदान किया गया था। इस साल फरवरी में परमपाद दलाई लामा ने 90वें वर्ष की उम्र में 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में अपने बोले शब्द एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। We congratulate you on earning a Grammy Award as a fellow artist. Congratulations, Your Holiness. केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के सिक्यों पेम्बा त्सिरिंग ने इस मंगलवार को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में परमपाद दलाई लामा की भारत की गुरु दक्षिणा शीर्षक पर एक चर्चा में भाग लिया। सिक्यों ने कहा कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने शीर्षक द्वारा दिए गए ज्ञान और ज्ञान के लिए उसके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति।
उन्होंने कहा कि भारत ने तिब्बतियों के योगदान की किसी भी चर्चा का पहले भारत और तिब्बत के बीच गहरी ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों के नजरिए से समझा जाना चाहिए। The Dalai Lama's Guru Dakshina to Bharat, India. Now, Guru Dakshina is, I understand, is a form of gratitude to your teacher for all the knowledge that was transferred to you in any form, whether it's a feast or any form of gratitude. So I was not sure how do I put this, because we have a lot of things to thank India for historically. That's why when you talk about contribution of the Tibetans in India, first I think we need to talk about the connections between India and Tibet historically. तिब्बत को भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बतियों ने मनोविज्ञान, नैतिकता, करुणा और बौद्ध दर्शन से संबंधित अमूल्य परंपराओं को संरक्षित किया है। So Tibetans, we have preserved one part of ancient Indian wisdom, and we are very proud to be repository of one part of ancient Indian wisdom. Today, if you want to study Buddhism in its entirety, then Tibetan is the only language that you can study all of it. सिखों ने तिब्बत के रणनीतिक और पर्यावरणीय महोत्सव को भी रेखांकित किया और तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा बढ़ती निगरानी, प्रतिबंधों और आत्मसात करने की नीतियों पर चिंता व्यक्त की। Now there is huge surveillance and control. It's more like George Orwell's 1984 having come into reality, where the state controls everything. And they are also being aided by Silicon Valley companies, supplying tools for, and now China is exporting that to all the autocratic countries to bring in more allies on their side when all these geopolitical shifts are happening. So it's high time that we realize what is happening in the neighborhood, particularly for Indians, because Tibet is directly connected to India's security, and there is no two ways about it. इंडिया हैबिटेट सेंटर, लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एक व्याख्यान श्रृंखला के हिस्से के रूप में सत्र का संचालन प्रसिद्ध तिब्बती वैज्ञानिक और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट चेस के अध्यक्ष विजय क्रांति ने किया और अध्यक्षता इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश ने की। व्याख्यान में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए 120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें भारत से चेक गणराज्य के राजदूत डॉक्टर एलिस्का ज़िगोवा भी शामिल थी। सिक्किम पेम्बा जर्मनी की अपनी आधिकारिक यात्रा के हिस्से के रूप में 11 मई 2026 की सुबह बर्लिन पहुंचे। दोपहर में उन्होंने तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति, परमपावन दलाई लामा की भलाई और तिब्बतियों के प्रति चीन की नीतियों पर व्यापक चर्चा के लिए जर्मन बुंदेस्ताग में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर संसदीय समूह के अध्यक्ष माननीय सांसद थॉमस रेचल से मुलाकात की। सिक्यों ने राष्ट्रपति जी जिनपिंग के तहत बीजिंग की बढ़ती आत्मसत की नीतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध तेजी से गंभीर हो गई है। स्कूलों में तिब्बती भाषा की शिक्षा काफी कम कर दी गई है। मठ व्यापक राज्य नियंत्रण और निगरानी के अधीन है और राज्य संचालित बोर्डिंग स्कूल प्रणालियों के माध्यम से तिब्बती बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से तेजी से अलग किया जा रहा है। उस शाम बाद में सिक्किम पेम्बा ने बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यूगर फोरम के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक नेता, सांसद, मानवाधिकार अधिवक्ता और चीनी सरकार की नीतियों से प्रभावित समुदाय के प्रतिनिधि एक साथ आए। अपने संबोधन में सिक्यों ने बीजिंग की नीतियों से प्रभावित समुदायों के बीच अधिक समन्वय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तिब्बतियों, उइगुरों, मंगोलियाई, हांगकांग वासियों और ताइवानियों के बीच अधिक रणनीतिक और एकजुट दृष्टिकोण का आह्वान किया। उन्होंने देखा कि हालांकि ये समुदाय लंबे समय से स्वतंत्र रूप से वकालत में लगे हुए हैं, अब समय समय पर होने वाली बैठकों से आगे बढ़ने और आम चुनावों का समाधान करने के लिए समन्वित रणनीति विकसित करने का समय आ गया है। परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि ठिले चुकी और तिब्बत कार्यालय के संयुक्त राष्ट्रीय वकालत अधिकारी फुंजो तोपगिल और जर्मनी के तिब्बत समुदाय के अध्यक्ष डुंडुप डोंका
ने भी अंतर्राष्ट्रीय यूगर फोरम में भाग लिया। कार्यक्रम से इतर सिक्यों ने मंच पर उपस्थित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। सिक्यों पेमा त्सरिंग इस बुधवार को जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर निकले। वह बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। अपने पहले आधिकारिक मुलाकात कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य विभाग के कर्नल पेमा त्सो ने स्वास्थ्य सचिव चंपा फुनजो के साथ इस बुधवार को धर्मशाला के लागेल री और तिलिख अस्पताल में रिकवरी सेंटर का दौरा किया। यात्राओं के दौरान उन्होंने सुविधाओं की समीक्षा की, मरीजों से मुलाकात की और स्वास्थ्य पेशेवरों से बातचीत की। कशाक या कैबिनेट ने ब्राजील में तिब्बत कार्यालय के पूर्व प्रतिनिधि सचिव जिग्मे त्सरिंग को परमपौर दलाई लामा के नई दिल्ली स्थित ब्यूरो के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। उनका 28 जुलाई को पद का कार्यभार संभालने का कार्यक्रम है। इसी तरह सचिव लोब्सांग छोडक, जो वर्तमान में चुनाव आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत है, उनको जापान और पूर्वी एशिया में तिब्बत कार्यालय के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस साल 28 सितंबर से इस पद का कार्यभार संभालेंगे। सचिव कर्मा युनचेन ने इस गुरुवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। निवर्तमान सचिव कर्मा छुरिंग केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। लंबे समय से तिब्बत समर्थक और अमेरिकी स्पीकर एमिरेटा लैंसी पेलोसी ने इस सोमवार को कैपिटल हिल में तिब्बत लॉबी डे रिसेप्शन कार्यक्रम में बात की। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दिवसीय वार्षिक तिब्बत लॉबी दिवस का नेतृत्व तिब्बत संघों की भागीदारी के साथ तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान द्वारा किया गया था। अमेरिकी संसदों से तिब्बत के भविष्य का आश्वासन अधिनियम पारित करने की अपील करने के लिए कार्यक्रम 225 से अधिक तिब्बती और तिब्बत समर्थक वाशिंगटन डीसी में एकत्रित हुए। इस वर्ष के अभियान में बड़ी संख्या में युवा तिब्बती छात्रों ने भाग लिया। बॉस्टन में मैसाचुसेट्स के तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने सोमवार को आयोजित बार्ने फ्रैंक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ में भाग लिया। बॉस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स क्लब में एक स्वागत समारोह में तिब्बती समुदाय ने सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से कांग्रेसी फ्रैंक के पति जिम रेड्डी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना और आभार व्यक्त किया। दिवंगत कांग्रेसी बार्ने फ्रैंक का 19 मई को 86 वर्ष की आयु में मेन यूनाइटेड स्टेट्स में निधन हो गया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म और संस्कृति विभाग ने मैक्लोडगंज के मुख्य मंदिर में 2 दिवसीय तिब्बती कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष डोमा त्सरिंग ने धर्म और संस्कृति विभाग के सचिव दुंडुल दोर्जे के साथ एक्सपो का उद्घाटन किया। तीसरी बार आयोजित होने वाले यह उत्सव विभिन्न पारंपरिक और समकालीन तिब्बती कलाओं और शिल्पों का प्रदर्शन करने वाले प्रमुख तिब्बती संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ लाता है। थांगा पेंटिंग, पारंपरिक तिब्बती पोशाक, मणि पत्थर की नक्काशी, रेत मंडाला, आधुनिक कलाकृतियां और किताबें प्रदर्शनी पर थी, जो विरासत को नवीनता के साथ मिश्रित कर रही थी। The main purpose of this program is to support the Tibetan artists and cultural organizations who are working for the preservation of Tibetan culture, especially the contemporary and traditional art and craft. We have here 24 stalls with a different kind of Tibetan product and cultural artifacts. During these 2-day program, they will not only display the Tibetan product and cultural artifact, but also sell them in special discount. पिछले सप्ताह वाशिंगटन डीसी में तिब्बत कार्यालय में चीनी संपर्क अधिकारी त्सुटिन ग्यात्सो ने 1989 के टाइनमेन स्क्वायर निरहंसार की 37वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में भाग लिया। इस कार्यक्रम ने प्रतिष्ठित वक्ताओं को 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक साथ लाया। 4 जून के टाइनमेन स्क्वायर निरहंसार की 37वीं वर्षगांठ, लुई जाओ बाओ को नोबेल शांति पुरस्कार देने की 16वीं वर्षगांठ और सांस्कृतिक क्रांति की 60वीं वर्षगांठ। त्सुटिन ग्यात्सो ने नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित 4 जून की वर्षगांठ समारोह में भाग लिया, जहां तिब्बती शोधकर्ता डॉक्टर ग्यालो ने इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय के दौरान
अपने दृष्टिकोण और मूल्यवान तिब्बती अनुभव को साझा किया। संपर्क अधिकारी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर अमेरिकी हाउस चयन समिति द्वारा आयोजित स्मरण उत्सव में भी भाग लिया था। वॉलंटरी तिब्बत एडवोकेसी ग्रुप वीटैक देहरादून ने 6 से 7 जून 2026 तक पैसिफिक मॉल देहरादून में पहले खांजुट महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह महोत्सव पैसिफिक मॉल, ट्विन ट्राम बैंड सॉल्यूशंस और तिब्बत म्यूजियम के सहयोग से आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय उत्सव ने तिब्बती संस्कृति को शहर के केंद्र में ला दिया, जिससे उत्साही भीड़ उमड़ी और जनता से व्यापक सराहना मिली। करुणा वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में तिब्बत कार्यालय ब्रसल्स के समर्थन से जमयांग लोबेल टिबेटन कल्चर एंड लैंग्वेज स्कूल की लुविन शाखा ने एक सचित्र खुदन प्रदर्शनी का आयोजन किया। ब्रसल्स, एंटवर्प और कैंट में जमयांग ग्लोबल टिबेटन कल्चर एंड लैंग्वेज स्कूल ने भी अपने अपने इलाकों में इसी तरह की प्रदर्शनी और स्मारक गतिविधियों का आयोजन किया। दक्षिण भारत के बेलाकोपी में तिब्बत बौद्ध कैलेंडर के सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक साका दावा के 15वें दिन कावेरी नदी में 5 लाख से अधिक मछलियां छोड़ी गई। देहरादून खुदन समिति ने विश्व पर्यावरण दिवस और करुणा वर्ष को चिन्हित करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में बड़े पैमाने पर पर्यावरण सफाई अभियान चलाया। तिब्बती समुदाय ने पैसिफिक गोल्फ एस्टेट से आईटी पार्क तक सड़कों के किनारे की सफाई की और राजपुर से मसूरी तक सड़क के पूरे हिस्से को साफ किया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।